हाय दोस्तों, वेलकम टू ए मिस्टर क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मई और जून में सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने वीडियोस एक रेगुलर इंटरवल पे आपके सामने लेके आता रहूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12। Duties of custom shall be levied at such rate as may be specified under Custom Tariff Act 1975। जो कस्टम ड्यूटीज़ के जो रेट्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। और वो गुड्स चाहे गवर्नमेंट की हों या नॉन गवर्नमेंट की हों, सब पे कस्टम ड्यूटी लगती है। ऑल गुड्स वेदर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी। टैक्सेबल इवेंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो टैक्सेबल इवेंट होते हैं कस्टम में, जिन पे कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी करते हैं। टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्ट इन केस ऑफ गुड क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। अगर गुड जो है वो क्लियर हो रहा है होम कंजम्पशन के लिए, तो उसमें टैक्सेबल इवेंट कब होगा? जब गुड्स कस्टम बैरियर पे रीच कर जाएंगे और उनकी बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के लिए फाइल हो जाएगी। गुड्स आए और आने के बाद जब वो कस्टम बैरियर रीच करेंगे तो क्लियरेंस के लिए इम्पोर्टर क्या करेगा या उसका एजेंट क्या करेगा, एक बिल ऑफ एंट्री देगा प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर उस बिल ऑफ एंट्री को चेक करेगा, गुड्स को चेक करेगा, ड्यूटी असेस करेगा और गुड्स क्लियर कर दिए जाएंगे इम्पोर्ट के लिए। होम कंजम्पशन के लिए वो गुड्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो टैक्सेबल इवेंट इम्पोर्ट के केस में तब है जब गुड्स कस्टम बैरियर रीच करते हैं और उसके लिए बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल कर दी जाती है। टैक्सेबल इवेंट इज रीच्ड व्हेन गुड्स रीच द कस्टम बैरियर एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट है जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया जाए। इन केस ऑफ गुड क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग, जब गुड्स वेयर हाउसिंग में कभी कभी गुड्स आते हैं वो तुरंत क्लियर नहीं होते, उनको वेयर हाउसिंग में रख दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि एक प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है जिसकी बेसिस पे डबल ड्यूटी बॉन्ड पे एक सिक्योरिटी ले ली जाती है और गुड्स को वेयर हाउस में रख दिया जाता है। तो चूंकि उसमें प्रोविजनली असेस्ड है तो वो अभी फाइनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी पेंडिंग है, तो अभी ड्यूटी तो पे करा नहीं है आपने, ना ही गुड के होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस हुई है, वो तो वेयर हाउस में है। तो वेयर हाउस में वो ड्यूटी की जो टैक्सेबल इवेंट है वो कब रीच करेगा? वो तब रीच करेगा जब गुड क्लियर होंगे वेयर हाउस से। तो इन केस ऑफ वेयर हाउस व्हेन द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द वेयर हाउस, तो टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग है व्हेन द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द वेयर हाउस। टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कमेंस हो जाता है जब गुड्स कस्टम बैरियर को से आगे बढ़ता है, यानी कि जब शिपिंग हो जाती है और गुड्स लोड कर दिए जाते हैं और शिपिंग के लिए अलाउ कर दिए जाते हैं और जब वो कस्टम बैरियर छोड़ देती है शिप तो वो कमेंस हो जाता है, और जब वो टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस कर देता है शिप तो एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। तो टैक्सेबल इवेंट तब होगा एक्सपोर्ट के केस में जब गुड्स जो है टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर जाए। अगर जो है शिप टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस नहीं कर पाती है और किसी अनसर्टेनिटी की वजह से टेरिटोरियल वाटर के पहले ही वो डूब जाती है, तो आपका शिप जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस नहीं किया और एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस जगह पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि व्हेन गुड क्रॉस ए कस्टम बैरियर एंड एक्सपोर्ट इज कंप्लीट व्हेन द गुड क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो टैक्सेबल इवेंट तब है जब गुड्स क्रॉस करे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। आइए इस पे एक एमसीक्यू देखते हैं। कहते हैं कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कस्टम ड्यूटी लेवी करती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, ये सही है लेकिन ये पार्शियली सही है। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया, ये भी पार्शियली सही है। सी पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ गुड इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया, ये एब्सोल्युटली सही है क्योंकि कस्टम ड्यूटी लेवी करती है इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन है इम्पोर्ट ऑफ गुड इन इंडिया बट नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे ही लेवीड है। तो हमारा आंसर है आंसर सी, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया। सेकेंड एमसीक्यू देखिए, कस्टम एक्ट 1962 डील विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय। मैंने आपको पहले बताया है कि कस्टम एक्ट जो होता है
वो डील करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाय एयर, वाटर, लैंड रूट, पोस्ट, बैगेज, शिप, स्टोर्स एक्सेट्रा पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एयर, सही है पर पार्शियली सही है। बी है एयर एंड वाटर, ये भी सही है पर पार्शियली सही है। सी एयर, वाटर एंड लैंड रूट, ये भी सही है पर ये भी पार्शियली सही है। डी पॉइंट है एयर, वाटर, लैंड रूट, पोस्ट, बैगेज, शिप एंड स्टोर्स, ये कम्प्लीटली सही है, क्योंकि कस्टम डील्स विद द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय एयर, वाटर, लैंड रूट, पोस्ट, बैगेज, शिप, स्टोर एक्सेट्रा। तो इसलिए ये वाला आंसर एब्सोल्युटली सही है। कुछ गुड्स होते हैं जो कि जब लेके आती है शिप, तो किसी न कोई अनसर्टेनिटी की वजह से, या तो शिप को बचाने के लिए, या गुड्स को बचाने के लिए, या क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए उस गुड्स को फेंक दिया जाता है या शिप को अबंडन कर दिया जाता है, वहीं पे सी में उसको छोड़ देते हैं। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डर्लिक्ट, रेक, जेटसम एंड फ्लोटिज्म। अब जो गुड्स हमारे इंडिया में इंपोर्ट हुए नॉर्मल कोर्स में, वो तो इंपोर्ट है ही, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। लेकिन जो डर्लिक्ट, रेक, जेटिज्म और फ्लोटिज्म से जो गुड्स हमारे इंडिया में आएंगे, उनको भी इंपोर्ट माना जाएगा और उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, द कंसेप्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया is not confined to goods which are actually brought into India, but also extend to derelict, jetism, flotism and wreck brought or coming into India। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे कि डरलिक्ट, रेक, जेटिज्म और फ्लोटिज्म से भी जो गुड्स इंडिया में आएंगे उन्हें इम्पोर्ट माना जाएगा और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Concept of goods brought into India is not confined to goods which are actually brought into India, but also extends to derelict, jetism, flotism, and wreck brought or coming to India. Goods which are washed ashore and derelict and wreck brought into India are also treated on par with the trade goods। उन्हें हम मानेंगे कि वो भी उनका जो ट्रेड हुआ है वो इंडिया में आए हैं और वो इम्पोर्टेड गुड्स हैं। Such good will be liable to import duty even though such goods had not been actually imported into India। वो असल में तो आए नहीं, क्योंकि उसको तो अबंडन कर दिया गया था शिप को, या गुड्स को फेंक दिया गया था, लेकिन वो किसी तरीके से वो जो है वो सी शोर तक आ गए हैं, जिस इम्पोर्टर को गुड्स बिलोंग करते हैं उसने उसका पोजीशन ले लिया है। तो क्या होगा, उसे हम इम्पोर्ट मानेंगे और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि डर्लिक, रेक, जेटिज्म और फ्लोटिज्म की वजह से अगर गुड्स आते हैं तो आप उसे इम्पोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लीगल होगी कि या नहीं होगी। तो आपका आंसर होगा येस, दे विल बी ट्रीटेड एट पार विद द ट्रेड गुड्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी लीगल ऑन सच गुड्स। डर्लिक्ट क्या होता है? डर्लिक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई कार्गो या वेसल है, तो उसको हम जब लेके आ रहे हैं समुद्र में, मान लीजिए तूफान आ गया है, तो अभी जान बचानी ज़रूरी है, तो क्या होगा, उस शिप को छोड़ दिया जाता है वहाँ पे, और जितना जो माल है उसको भी वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। अगर सिचुएशन अच्छी रही तो उसको वापस आ जाएगा, अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही तो वो डूब जाएगा। तो जब ऐसा लगे कि अब बचा नहीं जा सकता है तो उस शिप को वहीं पे छोड़ देंगे, उस कार्गो को वहीं छोड़ देंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो बाद में आ जाते हैं, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है और वो जो गुड्स हैं वो सब आ जाता है, तो उसे इम्पोर्ट गुड्स मानेंगे और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो देखिए टर्लेट की डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू एनी कार्गो, वेसल एक्सेट्रा अबेंडेड इन द सी विद नो होप ऑफ रिकवरी। जेटिज्म का मतलब होता है फेंकना, थ्रो अवे। तो इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि हमने गुड्स को फेंक दिया तो फिर वो गुड्स जो है संक कर गए, यानी कि डूब गए, परंतु बाद में किसी तरीके से अगर वो आ जाते हैं तो वो आपका इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे लगेगी। जेटिज्म देखिए, इट रिफर्स टू गुड जेटिसेंड, जेटिसेंड का मतलब फेंकना, फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, ना जो है डूब न जाए इसलिए गुड्स को बाहर फेंक दिया गया है, और वो गुड्स डूब भी गए लेकिन जो है वो बाद में मिल गए, तो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी मानी जाएगी। इट रिफर्स टू गुड जेटिसेंड फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, सच गुड गॉट संक। फ्लोटिज्म का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है कि मतलब बहना, तो कहते हैं इट मीन्स गुड जेटिसेंड टू सेव वेसल फॉर सिंकिंग, वेसल को बचाने के लिए जो गुड्स फेंके गए पर वो डूबे नहीं, वो गुड्स क्या हुए, वो समुद्र पे तैरते रहे और बाद में किसी तरीके से मिल गए, तो उन पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेबल होगी और इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। रैक का मतलब होता है टूटना, इट रिफर्स टू कार्गो और वेसल और एनी प्रॉपर्टी विच इज ड्रिफ्टेड अशोर बाय टाइड्स आफ्टर शिप रैक। कहते हैं जहाज तो टूट गए लेकिन जो उसके कार्गो है वो धीरे धीरे जो है टाइड्स की वजह से, लहरों की वजह से वो तट तक आ गए हैं।
अगर तट तक आ गए तो क्या होगा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, इम्पोर्ट माना जाएगा। तो अगर टर्टलिक, ड्रैग, जेटिज्म, फ्लोटिज्म की वजह से गुड्स आती हैं तो उन्हें इम्पोर्ट मानेंगे और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। देखिए इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल गुड्स टर्टलिक, जेटिज्म, फ्लोटिज्म एंड ड्रैग ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया शैल बी डेल्ट विद एज इफ दे वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया और दे वर नेवर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। तो आंसर है दे वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, आंसर इज ए। अभी ड्यूटीज़ की बात करें कस्टम में तो 7 तरीके की ड्यूटीज़ लगती हैं। टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ में पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरा है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जिसे हम कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी या स्पेशल कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं। फिर होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड प्रोडक्टिव ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कहते हैं जो इंपोर्टेड गुड्स है उस पर कितना बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, ये डिफाइंड है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट गुड्स पे लगेगा वो डिफाइंड है सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। BCD is levied on export goods at the rate specified in the second schedule of the Custom Tariff Act 1975. Such duty is levied either on the basis of transaction value or tariff value. जो BCD होती है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू या फिर टैरिफ वैल्यू के बेसिस पे लेविड की जाती है, लगती है। BCD in case of goods imported by vessel or aircraft is due at the rate in force on। कहते हैं अगर वेसल या एयरक्राफ्ट से गुड्स आ रहे हैं तो उस दिन कौन सी ड्यूटी लगेगी, वो उस दिन कौन सा रेट उस पर लेबल होगा, ये रेट डिपेंड करता है द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लियरेंस इज प्रेजेंटेड और द डेट ऑन विच एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड और अराइवल टेक प्लेस विच एवर इज लेटर। कहते हैं या तो डेट जिस पे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की गई है क्लियरेंस के लिए या फिर डेट जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट की गई है, उस केस में दोनों में जो लेटर होगा उस डेट पे जो रेट होगा ड्यूटी का, हम उस ड्यूटी के उसके हिसाब से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। यानी कि जो रेट इन फोर्स है ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर लेटर में वही रेट एप्लीकेबल करेगा। तो BCD में दो चीज़ें याद करनी है, वो ये है कि फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट के रेट्स डिफाइंड हैं, सेकेंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट के रेट्स डिफाइंड हैं। ये लगता है ट्रांजेक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू के बेसिस पे। BCD जो लेबल होगा वो रेट इन फोर्स होगा जो बिल ऑफ एंट्री वाली डेट पे होगा या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, उनमें से जो लेटर होगा उस डेट का हम एप्लीकेबल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए इस पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये एब्सोल्युटली सही है क्योंकि लगता तो कस्टम एक्ट में ही है और ड्यूटी जो है डिफाइंड कहाँ पे है, वो डिफाइंड है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। बी पॉइंट क्या है, लेविड अंडर स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट 1962, नहीं स्पेसिफाइड है, लेविड है वहाँ पे, स्पेसिफाइड है कस्टम टैरिफ एक्ट में, तो बी पॉइंट गलत है। सी है इज लेविड एंड स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, अगेन इट इज रॉन्ग, लेविड है कस्टम एक्ट 1962 में और स्पेसिफाइड है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। इज लेविड एंड स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर है आंसर ए। Basic custom duty is levied on the basis of transaction value, on the basis of tariff value, on the basis of either transaction value or tariff value the case may be, on the basis of invoice value। तो आंसर है इसका सी, on the basis of either transaction value or the tariff value as the case may be। Basic custom duty on imported good is levied at the rate specified in the, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इम्पोर्टेड गुड्स की। इम्पोर्टेड गुड्स में मैं आपको बता चुका कि इम्पोर्टेड गुड्स में जो फर्स्ट शेड्यूल होता है कस्टम टैरिफ एक्ट का 1975, वहाँ पे रेट्स डिफाइंड है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स लेविड द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सो आंसर इज ए। देयर आर टू वेज ऑफ ड्यूटी इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि इम्पोर्ट के केस में ना दो तरीके के रेट्स लग सकते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड रेट, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है, वो तो एक जनरल रेट है जो कि सब पे ही लगेगा। तो जनरल बेसिक रेट इज 10% विच इज ऑल्सो नोन एज पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है किसी को प्रेफरेंस देना, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, वहाँ से अगर कुछ गुड्स आ रहे हैं तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को क्या होगा, एक प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा।
तो वो एक अलग तरीके के रेट्स होते हैं, हो सकता है वो 10 की जगह 8 हो जाएँ। तो इस तरीके के प्रेफरेंशियल रेट्स होते हैं। तो प्रेफरेंशियल रेट इज एप्लीकेबल द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशंस। एग्जाम्पल है बांग्लादेश, कोरिया, मॉरिशस, श्रीलंका, टोंगा एक्सेट्रा। तो दो तरीके के रेट्स हैं फर्स्ट शेड्यूल में। इंपोर्ट वाले में, इंपोर्ट ड्यूटी के केस में जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है उसके बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और एक प्रेफरेंशियल रेट। ठीक। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इट इज़ लेवीड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द एग्रीगेट ड्यूटीज ऑफ कस्टम। 10% की दर से वो लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अगर सिल्वर है, गोल्ड है, पेट्रोल है या हाई स्पीड डीजल आयल है तो सरचार्ज लगेगा 3%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% के हिसाब से लगेगा, परंतु अगर वो सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल है तो इट इज़ लेवीड द रेट ऑफ 3% ऑफ द एग्रीगेट ड्यूटीज ऑफ कस्टम। Additional duty of custom. CVD is equivalent to the amount of excise duty payable on such good as if manufactured or produced in India. Such additional duty has been replaced by integrated tax which is equivalent to IGST. कहते हैं कि अगर मान लीजिए गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो उन पे जितना एक्साइज लगता उतना ही हम कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी यानी कि एडिशनल ड्यूटी हम लगाएंगे। मानेंगे कि अगर इंडिया में जितना हम अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते तो जितना एक्साइज ड्यूटी बनता उतना ही हम उसको एक एजम्पशन लेते हुए जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उतना ड्यूटी उसमें एडिशनल लगा देंगे। ये होता है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। चूँकि अभी IGST आ गया है, GST, तो इसमें क्या हुआ कि वो करते हैं कि जो एडिशनल टैक्स है उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स करके जो जितना इंडिया में अगर वो गुड मैन्युफैक्चर होते तो जितना एडिशनल इंटीग्रेटेड टैक्स लगता उतना वहाँ पे हम लगा देंगे। ये होता है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। इसमें देखिए MCQ, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेविड एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पे है 5% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 7.5% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 15% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो 10% है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, यहाँ पे आंसर हो गया आंसर C। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा इज लेविड एट द रेट ऑफ, तो सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल ये जितने हैं वहाँ पे 3% है। तो आंसर होगा आंसर C, सॉरी आंसर A। यहाँ पे C है लिखा हुआ है वो गलत है, आंसर A। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू यू कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी बाय द इम्पोर्टर ऑफ द गुड्स। असेसेबल वैल्यू कितना है 50,000, रेट ऑफ BCD 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ BCD, रेट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स 20%, GST कंपनसेशन सेस 20%। तो असेसबल वैल्यू कितनी है 50%, BCD किसका लगेगा असेसबल वैल्यू का 10%, तो कितना हो जाएगा 5,000। ये हो गया 5,000। उसके बाद एडिशनल जो कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो 10% ऑफ BCD होता है, तो 5,000 का 10% कितना आया 500, टोटल हो गया 55,500। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है 18%, तो वो आप 18% लगाएंगे। 55,500 का 18% कितना हो गया 9,990। GST कंपनसेशन सेस कितना है 20%, तो वो आप 55,500 का 20% करेंगे तो 11,100, तो टोटल हो गया 76,500। गुड्स कितने में खरीदा था 50,000 में, तो ड्यूटी कितनी बनी 76,500 माइनस 50,000 26,590। सेफ गार्ड ड्यूटी, कभी कभी क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटीज़ में इंपोर्ट होते हैं, अभी उससे क्या होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री हिट हो सकती है। मान लीजिए इंपोर्टेड क्वांटिटीज़ जो है वो आपको 8 रुपीज़ में मिल रही हैं, जबकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपको गुड प्रोवाइड्स कर रही है वो 10 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रही है। तो लोग क्या करेंगे ज़्यादा ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हिट हो जाएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है, वो खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सर्टेन गुड्स आर बीइंग इम्पोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज एज दे आर कॉजिंग सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। उस केस में जितने इम्पोर्टेड गुड्स होंगे उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल ड्यूटी लगाएगी, जिसको बोलेंगे सेफगार्ड ड्यूटी। यानी सेफगार्ड का मतलब सेव करना, किसको सेव करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना, तो वो एक एडिशनल ड्यूटी गवर्नमेंट लगा सकती है। इट कैन बी इम्पोज प्रोविजनली, also known as provisional safeguard duty, for a maximum period of 200 days pending final assessment of duty।
अब एक बाहर से गुड्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि प्रोविजनली एक ड्यूटी लगा देगी, सेफ गार्ड ड्यूटी, जब तक कि आपका जो फाइनल असेसमेंट ड्यूटी का नहीं होता है तब तक, और ये मैक्सिमम 200 दिन के लिए होता है। So it can be imposed provisionally, also known as provisional safeguard duty, for a maximum period of 200 days pending final assessment of duty. In case of import from developing country, अगर developing country से import हो रहा है, it is imposed if the import from this country exceed 9% of total import into India, yeah, even it is 3% or less from one developing country, or if they exceed 3% from a single developing country. कहते हैं कि अगर developing country से import हो रहा है तो जो टोटल इम्पोर्ट है अगर उसका 9% या 9% से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से इम्पोर्ट हुआ है तो फिर क्या होगा, उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। डिपेंड कि जैसे मान लीजिए कि 3 कंट्रीज से आए, 3 डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स आए, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे क्या है 2%, 3% और 4%, इसको आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9%। 9% अगर डेवलपिंग कंट्रीज से हो गया और टोटल इम्पोर्ट हमारी कितनी है, टोटल इम्पोर्ट हमारी 100% है, उसका 9% का है डेवलपिंग कंट्रीज से इम्पोर्ट हो रहा है, तो फिर अगर एक कंट्री से 3% कम भी होगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। टोटल इम्पोर्ट का 9% या 9% से ज़्यादा हुआ तो लग जाएगा आप पे सेफ गार्ड ड्यूटी। फिर कह रहे हैं अगर मान लो एक कंट्री से आया गुड्स वो 3% से ज़्यादा है, अगर कह रहे 3% से ज़्यादा है तो भी वहाँ पे सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। तो अगर टोटल इम्पोर्ट 9% से जो टोटल इम्पोर्ट हमारा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज से वो 9% ऑफ टोटल इम्पोर्ट इनटू इंडिया के बराबर है तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। एक सिंगल कंट्री से आ रहा है डेवलपिंग कंट्री से तो वो 3% से ज़्यादा का है तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग का मतलब होता है कि थ्रो अवे प्राइस, कूड़े के भाव यहाँ पे फेंक देना। तो कहते हैं कि डंपिंग मीन द सेलिंग एट थ्रो अवे प्राइस दैट इज एक्सपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया एट अ प्राइस लोअर देन द वन एट डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। अभी डोमेस्टिक कंट्री में हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़, कोई खिलौना मान लीजिए 10 रुपये का मिल रहा है, 20 रुपये का मिल रहा है, और बाहर से आप जो इम्पोर्ट करके ला रहे हैं वो आपको 10 रुपये का पड़ रहा है। यहाँ पे वो खिलौना खरीदेंगे 20 रुपीज़ का, बाहर से ला रहे हैं 10 रुपये का, तो क्या होगा, अब जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, और वो डंप क्यों करते हैं, वो डंप इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कंट्री में एक तरीके से बेकार है, तो वो उसको वहाँ पे रिसाइकल करते हैं और उसको डंप कर देते हैं इंडिया में। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लगा देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो क्या करते हैं, डंपिंग मीन सेलिंग एट थ्रो अवे प्राइस दैट इज एक्सपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया एट अ प्राइस लोअर देन द वंस इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एडिशनल ड्यूटी डंपिंग ड्यूटी anti-dumping duty not exceeding margin of dumping in relation to such article or margin of injury whichever is less। तो गवर्नमेंट देखेगी कि जो मार्जिन ऑफ डंपिंग है या मार्जिन ऑफ इंजरी, मार्जिन ऑफ डंपिंग का मतलब होता है कि आपका जो मान लीजिए कि इंडियन मार्केट में 20 है और बाहर से आ रहा है गुड जो है वो 10 का है, तो जो 10 का डिफरेंस है ना वो होता है मार्जिन ऑफ डंपिंग। मार्जिन ऑफ इंजरी, इंजरी का मतलब होता है कि हमको कितना डोमेस्टिक मार्केट को उससे इंजरी हो रही है। टोटलिटी में अगर देखें तो 8, मान लीजिए 8 का एग्जांपल ले लो कि 8% से वो इंजरी हो रही है, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग या मार्जिन ऑफ इंजरी दोनों में जो लेस होगा उतना सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। सेफगार्ड ड्यूटी इज़ प्रोडक्ट स्पेसिफिक। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सेफगार्ड ड्यूटी क्या है। सेफगार्ड ड्यूटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट करती है, जबकि एंटी डंपिंग ड्यूटी पर्टिकुलर एक कंट्री से रिलेट करती है। मान लीजिए चाइना से यहाँ पे ढेर सारा माल आ रहा था, अब वहाँ वो सस्ते में यहाँ पे बेच रहे थे अपने जो है गुड्स जो है वहाँ के, तो यहाँ पे क्या था कि उससे काफ़ी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इट इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन रिकमेंडेशन बाय द टैरिफ कमीशन। दिस ड्यूटी इज़ लेविड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश इन इंडिया। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो हिट हो रही है आपके जो है लार्ज स्केल ऑफ इम्पोर्ट से, तो टैरिफ कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि आप प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दें, तो उस जगह पे आपका ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है। एमसीक्यूज देखते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी इज ल्यूबल इफ द इम्पोर्टेड गुड फ्रॉम अ सिंगल डेवलपिंग कंट्री एक्सीड्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगल डेवलपिंग कंट्री से अगर 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट हुआ है, 3% से ज़्यादा या 3% तक टोटल इम्पोर्ट का, तो वहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2% ऑफ टोटल वैल्यू इम्पोर्ट गलत, 3% ऑफ टोटल वैल्यू इम्पोर्ट ये एकदम सही है। 6% और 9% से कोई मतलब नहीं है। 9% ऑफ टोटल वैल्यू इम्पोर्ट
हाँ हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे सिंगल नहीं, वो मल्टीपल कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है 3% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, सेफगार्ड ड्यूटी इज लेवल इफ द एग्रीगेट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एक्सीड। अब यहाँ पे ऑल मतलब एग्रीगेट में देखेंगे, टोटलिटी में देखा जाएगा कि वो कितना एक्सीड कर रहा है। एक से हुआ तो 3% या 3% से ज़्यादा, तो आपका सेफगार्ड ड्यूटी। अगर एग्रीगेट देखेंगे तो 9% ऑफ टोटल इम्पोर्ट, तो फिर वहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी। तो यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर है डी, टोटल वैल्यू ऑफ 9% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। थैंक यू। जल्दी ही दूसरी क्लास में लाऊंगा। आई होप आपको क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।